हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला। दिस इज़ परनीत योर इंग्लिश टीचर। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंग्लिश की एएमयू से रिलेटेड कुछ पीवाईक्यूज़ जो कि सिर्फ इंग्लिश के रहने वाले हैं। और उसके बाद हमने ये सोचा कि सिर्फ टॉपिक पढ़ने से काम नहीं चलने वाला ना, वी हैव टू अटेम्प्ट पीवाईक्यूज़ ऑल्सो। तो आज आ गए हैं आपके पास 2021 से लेकर 25 तक के इंग्लिश के पीवाईक्यू। अब एक एक करके इन पीवाईक्यूज़ को देखेंगे और उसके बाद हर पीवाईक्यू के साथ, हर एमसीक्यू के साथ उसको एक्सप्लेन भी किया जाएगा कि आखिर इसका ये आंसर क्यों होना चाहिए। तो जब आप एक ऑप्शन से क्लियर हो जाते हो, यानी कि एक अगर एमसीक्यू उस टाइप का पढ़ लेते हो, तो फिर उससे रिलेटेड जितने भी आगे एमसीक्यूज़ बनते हैं वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसा नहीं रहने वाला कि ये टॉपिक हमने पढ़ा नहीं है बट फिर भी आ गया, राइट। तो अगर आपने वो नहीं पढ़ा होगा, अगर उसकी वीडियोस नहीं आई होंगी, तो उसको मैं हैंड टू हैंड यहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगी। तो इससे ये बेनिफिट रहेगा कि इन फ्यूचर अगर नेक्स्ट कोई वैसा एमसीक्यू बनता है उससे रिलेटेड, तो वो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे। ओके, सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो। अब हमने सबसे पहले देखना है 2021 इंग्लिश के एमसीक्यूज़। चलिए, अब पहला है, ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को, ठीक है। सारे एमसीक्यूज़ पर फोकस रखिए, सबको एक एक करके ध्यान से समझिए और जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उस पर ज़्यादा फोकस करिएगा, राइट। तो अब देखिए, इधर पहला है एज ब्यूटीफुल एज रोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, मेटाफोर, एलिट्रेशन, रिपीटेशन एंड सिमिली। अब ये सब क्या होते हैं? इन सबको हम बोलते हैं पोएटिक डिवाइसेस। क्या बोलते हैं? पोएटिक डिवाइसेस। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये पोएटिक डिवाइसेस जो स्पेसिफिक सेंटेंस लिखा है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखे हैं उसके बारे में बताएगा कि आखिर ये किस चीज़ को शो करना चाह रहा है। और ये बेसिकली हम किसी पोएम में यूज़ करते हैं। जब आपने 9th ऑनवर्ड या 10th ऑनवर्ड्स जाओगे वहाँ पर, तो आप वहाँ पर देखेंगे कि हर पोएम से रिलेटेड उनके पोएटिक डिवाइसेस भी पूछे जाते हैं। एंड आई होप 8th में भी आपको पढ़ाया गया होगा आपके स्कूल्स में कि पोएटिक डिवाइसेस क्या होते हैं। अगर आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देती हूँ, राइट। अब मेटाफर जो होता है वो एक ऐसा पोएटिक डिवाइस है जो कि हमारा कंपैरिजन के लिए यूज होता है, राइट। इट इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन। ओके। एलिट्रेशन हमारा एक ऐसा पोएटिक डिवाइस है जो कि तब यूज होगा जब हमारे कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखे होंगे और उन सभी वर्ड्स का जो फर्स्ट अल्फाबेट है, यानी कि जो फर्स्ट लेटर है, वो सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं लिखूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर स्नो, स्टिल स्नो, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एस है फर्स्ट लेटर और सेकंड लेटर, फर्स्ट वर्ड में भी फर्स्ट लेटर एस है और सेकंड वर्ड में भी फर्स्ट लेटर एस है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट वर्ड का रिपीटिशन हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एलिट्रेशन। रिपीटिशन का मतलब है कि जब हम पोएम पढ़ते हैं, कोई भी पोएम को देखते हैं, तो हमने कई बार नोटिस किया होगा कि जो एक ही लाइन है वो बार बार पोएम में रिपीट होती है। काफ़ी पोएम्स में ऐसा होता है कि जो एक ही लाइन है वो बार बार पोएम में इन रिपीटिशन में आ रही है। तो उस केस में हम रिपीटिशन पोएटिक डिवाइस का यूज करेंगे। और अब आती है बात सिमिली की। सिमिली भी हमारा कंपैरिजन के लिए यूज होता है। अब मेटाफर और सिमिली में डिफरेंस क्या है? जब मेटाफर भी कंपैरिजन के लिए है और सिमिली भी कंपैरिजन के लिए है, तो इसमें डिफरेंस ये है कि सिमिली में हम जब कंपेयर करते हैं तो 2 वर्ड्स का यूज करते हैं, दैट इज एज एंड लाइक। यानी कि जब कोई चीज़ कंपेयर हो रही है और वहाँ पर कंपैरिजन में एज या लाइक वर्ड का यूज हो रहा है, तो वो हमारा सिमिली कहलाएगा। बट इफ वी आर कंपेयरिंग विदाउट यूजिंग एज और लाइक, दैट वन विल बी आवर मेटाफर। तो अब यहाँ पर सेंटेंस पे आ जाते हैं। यहाँ लिखा एज ब्यूटीफुल एज रोज। अब यहाँ हमें साफ साफ ये पता लग रहा है कि यहाँ पर हम किसी चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं। किससे कंपेयर कर रहे हैं? रोज से, कि वो कोई भी XYZ जो भी चीज़ है वो रोज की तरह ब्यूटीफुल है। और यहाँ पर कंपैरिजन हो गया। अब ये कौन सा वाला कंपैरिजन हो सकता है, मेटाफर वाला या सिमिली वाला? तो यहाँ पर ये देखना है कि एज का यूज हो रहा है, राइट। या तो एज का यूज हो रहा हो या लाइक का यूज हो रहा हो। तो यहाँ पर एज का यूज हो रहा है, तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन विल बी सिमिली। इज इट क्लियर? ये होते हैं कुछ पोएटिक डिवाइसेस जिनको हम इसी चीज के अकॉर्डिंग यूज करते हैं कि सेंटेंस में किस चीज के बारे में बात की जा रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट। देयर इज डैश बटर ऑन माई टोस्ट। अच्छा, अब यहाँ पर आती है बात क्वांटिटी की। अब बटर एक ऐसी चीज है, क्या हम इसको काउंटिंग में काउंट कर सकते हैं? 1 2 3 और 5? नो, ठीक है। ये हमारा इनडेफिनेट क्वांटिटी है, इसको हम एक्चुअल में एज अ काउंटिंग या इन नंबर्स हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं।
तो यहाँ पर हमें किस चीज का यूज कर सकते हैं, देयर इज टू मच बटर, टू मैनी तो नहीं होगा क्योंकि मैनी तो हम यूज करते हैं पर्सन्स के लिए या किसी ऐसी चीज के लिए जो कि काउंटेबल हो, जो अनकाउंटेबल ना हो, राइट। नेक्स्ट इज मैनी, फिर वही बात आ गई, काउंटेबल के लिए यूज होता है। और फ्यू, फ्यू इज ऑल्सो यूज फॉर काउंटेबल नाउन। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर हमारा क्या आना चाहिए, देयर इज टू मच बटर ऑन माई टोस्ट, क्योंकि जो मच है वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज कर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, टेंस हम पढ़ चुके हैं, मोस्ट ऑफ द टेंसेस हमने कवर कर चुके हैं। तो इसमें क्या हमें बताना है कि जो ऊपर सेंटेंस लिखा है वो कौन सा टेंस है। When I reached the bookstore, all the copies had already been sold। ठीक है, अगर हम बात करें टेंस की तो अब उसमें had, पहली बात तो ये कि जो हैज हैव और हैड होता है वो परफेक्ट में आता है, राइट। हैज हैव और हैड जो होता है वो परफेक्ट में यूज होता है। अब ये कौन सा परफेक्ट होगा, परफेक्ट देखो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, सिंपल प्रेजेंट लिखा है, ये हो सकता है क्योंकि परफेक्ट में यूज हो रहा है, और ये हो सकता है, कंटिन्यूअस भी नहीं है क्योंकि इसमें आईएनजी नहीं लगा है, राइट। अब यहाँ पर कौन सा वाला होगा, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट। तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखें कि जब भी प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो उसमें हैज या फिर हैव आएगा, बट इन द केस ऑफ पास्ट परफेक्ट देयर विल बी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इधर भी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस चीज का खासकर ध्यान रखेंगे कि जो प्रेजेंट परफेक्ट होगा उसमें हैज हैव का यूज होगा, बट इन द केस ऑफ पास्ट परफेक्ट वी विल यूज हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप फिर से सेंटेंस को देखते हैं, व्हेन आई रीच द बुक स्टोर ऑल द कॉपीज हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड। इज इट ओके? तो दिस वन विल बी आवर पास्ट परफेक्ट। चलिए, द इडियम हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स, इडियम यानी कि जानते हैं मुहावरा, जैसे कि जब हम बोलते कुछ और है बट उसका एक्चुअल मीनिंग कुछ और होता है। तो यहाँ पर उसी तरह का एक इडियम गिवन है, हिट द नेल ऑन द हेड, यानी कि हेड पर नेल हिट करना। तो क्या ये एक्चुअल में मतलब ट्रू हो सकता है कि ये ऐसा सच में है? ऐसा तो नहीं है, इसका कोई और सिमिलर मीनिंग होगा, ये किसी चीज को दर्शा रहा होगा, ये किसी चीज के तरफ पॉइंट कर रहा होगा जो कि एक फैक्ट है, राइट। तो अब ये हमें देखना है कि इसमें से कौन सा फैक्ट जो है उसको ये वाला इडियम डिनोट कर रहा है। फर्स्ट, सेइंग एग्जैक्टली द राइट थिंग, एग्जैक्टली ये होता है। अगर मैं बात करूं इस इडियम की तो हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मीनिंग है कि एक बार में कोई ऐसी बात कर देना जो कि 100% बिल्कुल करेक्ट हो, ठीक है। एग्जैक्टली राइट थिंग को बताना, इसको दर्शाने के लिए, इस बात को दर्शाने के लिए हम इडियम का यूज करते हैं, हिटिंग द नेल ऑन द हेड। ओके, चलिए, आई वेंट डैश क्लास डैश टाइम्स डैश फाइन पेंसिल्स एंड डैश। अब यहाँ हो जाते हैं बच्चे कंफ्यूज कि यहाँ पर तो बहुत सारे टू हैं, है ना। अब ये हम किस तरह से देखेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। आई वेंट, अब मैं क्लास में गया, अब यहाँ पर आना तो टू ही है, ठीक है। अब ये कौन सा वाला टू आना है, ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं क्लास के अंदर जा रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ये वाले टू का यूज होना चाहिए, यानी कि जो हमारा फर्स्ट ब्लैंक है उसमें TO2 आना चाहिए, ठीक है। अब इसमें जिसमें फर्स्ट नंबर पे TO2 नहीं है उस ऑप्शन को हम कैंसिल कर देते हैं फॉर मेकिंग इट इजियर, राइट। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि फर्स्ट ब्लैंक में TO2 नहीं है, और ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि फर्स्ट ब्लैंक में TO2 नहीं है। अब देखते हैं ए और डी में से कौन सा पॉसिबल है। आई वेंट टू क्लास डैश टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार गया मैं, तो ये तो नंबर वाला टू होगा। आई वेंट टू क्लास 2 टाइम्स, राइट। तो यहाँ पर TWO2 आना चाहिए। तो अब यहाँ पर इन दोनों में से कंपेयर कर लो, सेकंड नंबर पे ये वाला टू है और इसमें सेकंड पे ये वाला टू है, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। तो अब इसको आगे भी एक बार चेक कर लेते हैं। आई वेंट टू क्लास 2 टाइम्स, ठीक है, टू फाइंड पेंसिल्स 2। इज इट ओके? अब ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट बन रहा है, करेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज हो रहा है। आई वेंट टू क्लास, 2 बार मैं क्लास में गया पेंसिल सर्च करने के लिए, पेंसिल्स भी सर्च करने के लिए, TOO2 का मतलब होता है भी, राइट। तो यहाँ पर TOO2 एट लास्ट आएगा, तो इसी हिसाब से हमारा ये डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। चलिए, 6, द एंटोनिम ऑफ द वर्ड इग्नोरेंस। अब देखो, इग्नोरेंस जो है ना वो एक पर्सनैलिटी को दर्शाता है कि हम कैसा एटीट्यूड शो कर रहे हैं, इग्नोरेंस एटीट्यूड या इग्नोरेंस बिहेवियर, राइट। तो ये एक बिहेवियर को दर्शा रहा है। पहली बात हमें ये पता लग गया, जिस बच्चे को मतलब
इतना अब जैसे कि कोई भी वर्ड आ सकता है एग्जाम में, है ना, तो अब कई बार क्या होता है कि हमें उस वर्ड का ना तो एंटोनिम पता ना सिनोनिम पता, राइट। अब हम उस केस में क्या करते हैं कि 3 सिमिलर ऑप्शन को सर्च कर लेते हैं और उनको हटा देते हैं, जो एक डिफरेंट वाला होएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। जैसे कि सपोज करो आपको ऑप्शंस के सारे मीनिंग पता है लेकिन ऊपर क्वेश्चन का मीनिंग ही नहीं पता लग रहा कि वो क्या है, उसका एंटोनिम क्या हो सकता है, तो जो ऑप्शंस के मीनिंग पता है उसमें जो सिमिलर मीनिंग वाले 3 ऑप्शन है उनको हटा दीजिए और 4th वन विल बी योर आंसर। ये एक ट्रिक है, बट अगर आपको इन क्वेश्चन जो वर्ड गिवन है वो आता है तो इट्स ग्रेट, ठीक है। तो अब यहाँ पर इग्नोरेंस है। अब इग्नोरेंस का मतलब है कि किसी भी कोई भी सिचुएशन हैपन हुई उसको इग्नोर कर देना, इग्नोरेंस बिहेवियर शो करना। तो इससे पता लग रहा है कि हमें ऑप्शंस में बिहेवियर सर्च करना है और इसका उल्टा, ठीक है। तो जो इग्नोरेंस बिहेवियर शो कर रहा है वो एक फूल हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है फुलिश भी हो सकता है, ठीक है, और नॉलेज भी नहीं होगा इसका। नॉलेज तो मतलब ज्ञान हो गया ना, ये कोई बिहेवियर नहीं है, राइट। नॉलेज इज नॉट अ बिहेवियर, राइट, तो इट इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो अब यहाँ पर नॉलेज इज आर क्वालिटी, राइट, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर इग्नोरेंस का जो उल्टा हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोफेशनल। अगर मैं बात करूँ तो प्रोफेशनल इज ऑल्सो अ बिहेवियर, कि किसी चीज को लेके इग्नोरेंट होना या किसी चीज को लेके प्रोफेशनल होना, दोनों एक बिहेवियर को दर्शाते हैं। सपोज करो मैं 2 किसी पर्सन की बात करूं जो एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, ठीक है, दोनों को किसी वजह से बॉस से डांट पड़ी, तो एक ने तो उसको इग्नोर कर दिया, राइट, इग्नोरेंस बिहेवियर शो किया, बट एक जो पर्सन था उसने प्रोफेशनल होके उस डांट को समझा और इस चीज को इम्प्रूव करा जिससे कि वो दोबारा इन फ्यूचर हैपन ना हो। तो इस तरह से दोनों बिहेवियर हैं जो कि अपोजिट चीजों को शो कर रहे हैं। फर्स्ट इज इग्नोरेंस और सेकंड इज प्रोफेशनलिज्म। नेक्स्ट 6, द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। एटिकेट की करेक्ट स्पेलिंग, दिस वन विल बी राइट ETIQUETETTE, एटिकेट। चलिए नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रेपोजिशन। अब इसमें प्रेपोजिशन आना है। आर यू सॉरी डैश व्हाट यू हैव डन, ठीक है। आर यू सॉरी विद, मतलब सॉरी विद का मतलब है साथ में, ठीक है। तो क्या आप किसी के साथ सॉरी हो सकते हो? नो, है ना, आप किसी चीज के लिए सॉरी होगे, राइट। तो यहाँ पर विद तो नहीं आएगा, फॉर आ सकता है, क्योंकि फॉर का इन हिंदी अगर हम मीनिंग सर्च करें तो ये होता है के लिए, किसी के लिए, राइट। तो आर यू सॉरी फॉर व्हाट यू हैव डन, तो ये बाय और ओवर तो कोई इसका ऑप्शन ही, मतलब चांस ही नहीं है कि ये करेक्ट हो जाएंगे, तो फॉर इज आर करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, सिलेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। अब पैसिव फॉर्म देखो, पैसिव फॉर्म में क्या होता है, हमारे पास एक जगह सब्जेक्ट होता है, बीच में वर्ब होता है और फिर ऑब्जेक्ट होता है, और अगर हमें इसको पैसिव में कन्वर्ट करना हो तो हम ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को रिप्लेस कर देते हैं और वर्ब के बाद बाय का यूज कर देते हैं, राइट। एक बार फिर से बता देती हूँ, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है, इसको हम बोलते हैं एक्टिव फॉर्म, इसको हम बोलते हैं एक्टिव फॉर्म। और अगर मुझे इसको पैसिव में कन्वर्ट करना हो तो इसमें हम ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को रिप्लेस कर देंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में चला जाएगा और सब्जेक्ट एंड में आ जाएगा और वर्ब के बाद यहाँ पर बाय लग जाएगा। इज इट क्लियर? अब यही चीज हमें ऊपर देखनी है, टॉम इज बिल्डिंग अ हाउस। अब यहाँ पर आईएनजी लगा है। अब आईएनजी के केस में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के केस में हम क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद हम बीइंग का यूज कर देते हैं, ठीक है। नहीं, इससे पहले हम बीइंग का यूज कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले, ठीक है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब या मेन वर्ब से पहले, ओके। अब इसमें हमें देखना है, अब पहले तो आ हाउस आ जाएगा स्टार्टिंग में, तो सभी में आ हाउस स्टार्टिंग में है, राइट। अब यहाँ पर इज की जगह इज ही रहने वाला है, तो यहाँ पर इज आ गया, उसके बाद आईएनजी था, यहाँ पर तुमने बीइंग लगा दिया, उसके बाद बिल्ट बाय टॉम, अ हाउस इज बीइंग बिल्ट बाय टॉम, दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। बाकी क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर वॉज है, हैड है, हैज है, तो हम अपनी हेल्पिंग वर्ब को इस केस में चेंज नहीं करेंगे। चलिए, इसी के साथ 2021 के हमारे PYQs कंप्लीट होते हैं। अब हमें देखने हैं 2022 के PYQs। आई होप कि आपको वो सारे 8 और 9 MCQs थे वो अच्छे से क्लियर होंगे, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वो हम दोबारा एक्सप्लेन करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। चलिए नेक्स्ट, अब इसमें हमें देखना है
ही डैश वेरी लिटिल वेयर देयर आर स्ट्रेंजर्स प्रेजेंट। अब इसका पहले मतलब समझो, ठीक है, वो वाला काम नहीं करना कि जो सुंदर लग रहा है वो लगा दिया, राइट। अब इसमें क्या करना है, इसका पहले हमें सेंटेंस का मतलब समझना होगा। तो ये कह रहा है कि जहां पर भी स्ट्रेंजर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वहां पर वो बहुत कम बोलता है। मतलब वो उसके नेचर में है कि जब भी उसको स्ट्रेंजर दिख जाएगा वो वहां पर कम ही बोलेगा। तो मतलब हम एक तरह से उसका बिहेवियर शो कर रहे हैं, यानी कि हम उसका बात करें तो एक तरह से वो रूटीन बन गया है कि वो बोलता ही नहीं है जब कोई स्ट्रेंजर आ जाता है। उसका नेचुरल बिहेवियर है ये, वो इस चीज को चेंज नहीं कर सकता और वो हर बार ये ऐसा करता है। तो ऐसा तो नहीं कि वो पहले कर चुका है या इन फ्यूचर ऐसा करेगा, तो वो प्रेजेंट में है, ये तो सिंपल बात पता चल गई हमें। अब ये कौन सा वाला प्रेजेंट होगा ये देखना पड़ेगा। देखो हैड ऑलवेज स्पोकन तो नहीं होगा क्योंकि परफेक्ट में चला गया, ठीक है। इज ऑलवेज स्पीकिंग, आईएनजी कंटिन्यूअस है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि वो उस टाइम नहीं कर रहा है उस काम को, ये उसका नेचर है। जब भी उसको कोई स्ट्रेंजर दिखेगा वो तब उस काम को करेगा। ऐसा नहीं कि वो हर टाइम ही कम बोलता है, वो अच्छा बोलता होगा, ज्यादा बोलता होगा, बट इन केस अगर उसको कोई स्ट्रेंजर दिख जाए तब नहीं बोलेगा वो बस, राइट। नेक्स्ट, वॉज ऑलवेज स्पीकिंग, तो ये पास्ट में चला गया, ये भी जरूरी नहीं है। और यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है ऑलवेज स्पीक्स, ये हो सकता है क्योंकि वो हमेशा ही कम बोलता है जब भी उसको वहां पर कोई स्ट्रेंजर मिल जाए। ओके, नेक्स्ट, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक। अब यहाँ पर बच्चे हो जाते हैं गड़बड़ मामला, क्योंकि सबको पता है कि जो वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, उनके साथ हम एन का यूज करते हैं और बाकी सबके साथ हम ए का यूज कर देते हैं, राइट। अब यहाँ पर जैसे ही आप ये पढ़ोगे आप क्या देखोगे कि आई वॉन्ट टू बी डैश एम पी, तो अब यहाँ पर एम है, ठीक है, स्टार्टिंग वॉवल की नहीं है, तो आप सबको क्या लगेगा कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, जो कि मतलब जो हमने बचपन से सीखा है हम वही कर रहे हैं, राइट। बट एक्चुअल में ये चीज नहीं होती है। जब भी हमें वॉवल्स को या वॉवल्स को देख के आर्टिकल्स को प्लेस करना होता है तो हम उनकी प्रोनाउंसिएशन पे जाते हैं, राइट। अब यहाँ पर क्या लिखा है, एम और पी, तो अगर हम एम की प्रोनाउंसिएशन करें तो किस तरह से जा रही है ये एम पी की, तो हम बोल सकते हैं एम पी, इस तरह से ये प्रोनाउंसिएशन जा रही है, राइट। तो फिर से देखो ध्यान से, अगर हम एम पी को प्रोनाउंस करें तो जब हम एम बोल रहे हैं तो स्टार्टिंग उसकी ई से हो रही है। जब हम उस चीज को सुन रहे हैं तो हमें लग रहा है कि हम स्टार्टिंग में ई बोल रहे हैं, राइट। तो इसको कंसीडर करके जो प्रोनाउंसिएशन आपकी आएगी उस चीज की, जिस चीज को आप बोल रहे हो, उस चीज को देख के अगर आपको आर्टिकल को प्लेस करना है तो हम इस चीज को फोकस करके करते हैं, राइट। अब यहाँ पर हमें ये पता लग गया कि जब हम एमपी को बोल रहे हैं तो उसमें जो स्टार्टिंग प्रोनाउंसिएशन है, यानी कि जो हमारा फर्स्ट लेटर है वो ई यूज हो रहा है। सो दैट्स वाई हम यहाँ पर एन का यूज करेंगे, ए या दा का यूज नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? तो जब भी ऐसी कोई चीज आ जाए तो उसको प्रोनाउंस करके देख लेना और उसकी स्टार्टिंग चेक कर लेना कि क्या उसकी स्टार्टिंग किसी वॉवल से हो रही है या फिर नहीं हो रही है। फिर उस पर डिपेंड करता है आपका ए एन या फिर द लगना। ओके, थोड़ा ट्रिकी हो जाता है ऐसे क्वेश्चंस, लगते इजी हैं। जैसे क्वेश्चन पढ़ा होगा आर्टिकल, अरे ये तो हमें आता है बहुत अच्छे से, इसको पढ़ने की क्या जरूरत है, राइट। बट ये कई बार ऐसा हो जाता है कि हम इस चीज में कंफ्यूज डेफिनेटली हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, द सिनोनिम ऑफ वर्ड कवर्ड। ठीक है, कवर्ड मतलब क्या होता है, डरपोक। आई होप आप सबको पता होगा। अब यहाँ पर ये देख लो इन सबका मीनिंग। अब देखो हीरो है, हीरो कभी भी कवर्ड नहीं हो सकता, तो इसको तो कैंसिल कर दो। अब यहाँ पर स्टैलवर्ट, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है लॉयल, इसका मतलब होता है लॉयल। तो क्या सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग, सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग, कंफ्यूज मत होना, अपोजिट नहीं है ये, सेम मीनिंग करना है इसमें, ठीक है। तो कवर्ड जिसका सेम मीनिंग होगा उस पर हमें करेक्ट करना है। अब यहाँ पर ये लॉयल है तो ये भी नहीं हो सकता कि कवर्ड जो है वो लॉयल सेम नहीं है। अगर हम बात करें वैलिएंट, वैलिएंट का मतलब होता है बड़ा ही स्मार्ट स्ट्रॉन्ग, तो ये भी नहीं हो सकता। तो अब होता है हमारा चिकन, ये खाने वाला चिकन नहीं है बाय द वे, ये जो चिकन है वर्ड, इसको हम कई बार डरपोक के लिए भी यूज कर देते हैं। तो कवर्ड का जो सिनोनिम होएगा वो होएगा चिकन। नेक्स्ट, इफ ही वांट्स टू विन द रेस ही विल हैव टू पुश डैश 5 पीपल। अब सपोज कर लो इसमें कंडीशंस
कि 6 या 7 लोग भाग रहे हैं, ठीक है, उसमें से अगर तुम एक को सपोर्ट कर रहे हो तो तुम क्या चाहोगे उसके लिए कि जो एक सपोर्टर जिसको तुम सपोर्ट कर रहे हो वो बाकी के 5 लोगों को, सपोज करो टोटल 6 हैं, राइट, 6 लोग भाग रहे हैं, उसमें से 6th वाला तुम सपोर्ट कर रहे हो, तो तुम ये चाहते हो कि जो वो पर्सन है वो बाकी के 5 लोगों को पीछे छोड़ दे। अब क्या तुम ये चाहते हो कि वो उनको धक्का ही मार के गिरा दे, ठीक है, या पुश अवे कर दे, दूर कर दे, या गिरा दे, बस तुम यही तो चाह रहे हो कि वो उनको पीछे छोड़ दे और वो खुद आगे निकल जाए, राइट। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि अगर उसको रेस जीतनी है तो उसको पीछे 5 लोगों को छोड़ना पड़ेगा, यानी कि उसको 5 लोगों से आगे निकलना होगा। तो अब इसमें देखना पड़ेगा कि पुश के साथ हम किस चीज का यूज कर सकते हैं। तो ही विल हैव टू पुश अराउंड, पास्ट, अवे, इन। पुश इन तो कोई है ही नहीं सेंस, अवे मतलब धक्का मार देना, तो ये भी हम नहीं चाहते हैं। पुश अवे यानी कि किसी को फिजिकली हर्ट करना, तो ये भी सही नहीं है। और पुश अराउंड भी कुछ नहीं होगा। पुश पास्ट, पास्ट मतलब पीछे छोड़ना, तो हमें वो अगले 5 लोगों को पीछे छोड़ना पड़ेगा उसको जीतने के लिए, राइट। नेक्स्ट, डैश डिफरेंसेस ऑन मैटर्स ऑफ प्रिंसिपल्स, दे ऑल एग्री ऑन डिमांड ऑफ हाइक इन सैलरी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें बात करनी है डिस्पाइट की। तो जब भी यहाँ पे आपको ऑप्शन में डिस्पाइट दिख जाए तो एक बात ध्यान रखिएगा, डिस्पाइट जो है उसके साथ कभी भी ऑफ या फॉर वगैरह कुछ भी नहीं आता है। डिस्पाइट जो है वो अलोन स्टैंड करता है अपने सेंटेंस में, अपने बिहाफ में वो अलोन ही बहुत होता है। तो यहाँ पर डिस्पाइट ऑफ देयर, डिस्पाइट ऑफ देयर, डिस्पाइट फॉर देयर, ये कुछ भी नहीं आएगा। This one will be the correct answer कि despite their differences on matters of principle they all act। अब despite का मतलब क्या है, बावजूद, ठीक है, मतलब कि उनके जो भी प्रिंसिपल हैं, ठीक है, उसके जो मैटर्स हैं, यानी कि जो भी काम हो रहा है, जो भी मैटर हुआ है, उनके जो ओपिनियन हैं वो सब अलग अलग हैं, इसके बावजूद भी वो सब मान गए एक ही चीज के लिए, दैट इज हाइक इन द सैलरी। ओके, चलिए, विच सेंटेंस इज करेक्ट? आई हैव नॉट रीड नन ऑफ द लेटर्स, आई हैव रीड एनी ऑफ द लेटर्स, I don't have read any of the letters and I have not read any of the letters। अब इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। तो अगर हम करेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो पहली बात तो इसमें सभी में हैव है, राइट। तो अब इसमें हम हैव से तो नहीं पहचान सकते, ये हटा दो, ठीक है। अब यहाँ पर डोंट है और एनी है, ये कभी भी साथ में नहीं आते, ठीक है। तो आई हैव नॉट रीड नन ऑफ द लेटर्स या फिर एनी ऑफ द लेटर, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। अब जो हैव नॉट भी लगाए और नन भी लगाए तो ये दोनों चीजें सेम हो गई, तो इसका कोई फायदा नहीं है, राइट। तो अगर हम ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने कोई भी लेटर नहीं पढ़ा है, एक भी लेटर नहीं पढ़ा है इनमें से, तो दिस विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन कि आई हैव नॉट रीड एनी ऑफ द लेटर्स, यानी कि जितने भी लेटर रखे थे मैंने उनमें से एक भी लेटर, कोई भी लेटर नहीं पढ़ा है। चलिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट। अब बात आ गई इनडायरेक्ट स्पीच की। इनडायरेक्ट स्पीच में पता है बेसिकली क्या होता है कि सपोज करो कि कोई 2 पर्सन आपस में बात कर रहे हैं, राइट, और कोई तीसरे पर्सन ने उसकी बातें सुन ली और वो तीसरा पर्सन उन दोनों की बातें जाके किसी 4th पर्सन को बता रहा है। तो जो जाके 4th पर्सन को बताएगा वो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। वो जो पर्सन 1 और पर्सन 2 थे वो डायरेक्टली आपस में बात कर रहे थे, बट मैं अगर उनकी बात सुन के किसी 3rd पर्सन को बता दूं तो मैं जो बता रही हूँ, ठीक है, मैं जो उन दोनों के बारे में बता रही हूँ कि फर्स्ट पर्सन ने सेकंड से ये कहा, फिर सेकंड ने ये कहा, तो मैं जो उसको मतलब उसको बता रही हूँ, उसको प्रोवाइड कर रही हूँ इन्फॉर्मेशन, वो चीज इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है, राइट। अब यहाँ पर क्या है, द कमांडर सेड सोल्जर सीज फायर, राइट। अब यहाँ पर साफ साफ पता लग रहा है कि जो कमांडर है वो अपने सोल्जर को कोई कमांड दे रहा है, किसी चीज की कमांड दे रहा है। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि प्लीडेड तो प्लीज करना हो गया, तो ये गलत हो गया। उसके बाद एक्सक्लेम्ड भी नहीं होगा, गलत हो गया। तो यहाँ साफ साफ हमें दिख रहा था कमांडर ऑर्डर्ड द सोल्जर्स टू सीज फायर, यानी कि जो कमांडर है वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दे रहा है कि फायर सीज करो। नेक्स्ट, इफ यू हैड कम टू द थिएटर लास्ट नाइट यू डैश द प्ले, कि अगर तुम लास्ट नाइट थिएटर में आए होते तो तुम प्ले को एंजॉय कर सकते थे, यानी कि पास्ट है, राइट। तो विल एंजॉय का फ्यूचर हो गया, हैड एंजॉयड भी नहीं होगा, वुड हैव एंजॉयड, मस्ट हैव एंजॉयड, तो दिस विल बी आवर आंसर।
If you had come to the theater last night, you would have enjoyed the play. Next, the man as well as his wife and children dash in the accident. इसको सुन लो ध्यान से. अब यहाँ पर आपको लगेगा कि एक्सीडेंट में वो मैन, उसकी वाइफ और उसके बच्चे सब क्या हो गए, इंजर्ड हो गए. अच्छा, मैंने कहा देख लेना चाहिए ना कि किसी को क्यों मारना, फालतू इंजर्ड हुए या डेड हो गए, राइट. अब यहाँ पर क्या हो गए, ये इंजर्ड हो गए सारे के सारे. अब तुम लोगों को लगेगा कि जब मैन भी इंजर्ड है, वाइफ भी इंजर्ड है और चिल्ड्रन भी इंजर्ड है तो प्लूरल हो गया, राइट. बट इंग्लिश है भैया, थोड़ा सा गड़बड़ मामला चलता है इसमें. जब भी एज वेल एज लिखा हो, राइट, जब भी एज वेल एज लिखा हो तो एज वेल एज वाले केस में जो हमारा एज वेल एज से पहले वाला सब्जेक्ट होगा, ये एज वेल एज से पहले वाला सब्जेक्ट है और ये बाद वाले सब्जेक्ट्स हैं. तो जो एज वेल एज से पहले वाला सब्जेक्ट होगा हम उसको कंसीडर करके हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे. हमें बाद वाले सब्जेक्ट से कोई भी मतलब नहीं है, राइट. यानी कि हमें हिज वाइफ और उसके चिल्ड्रन से कोई लेना देना नहीं है. हमें सिर्फ मैन चेक करना है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है. यानी कि फिर से सुनिए, एज वेल एज से पहले वाला जो वर्ड होगा हमें उसके बेस पे हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, ठीक है. हमें एज वेल एज के बाद वाले जो सब्जेक्ट है उनसे कोई मतलब नहीं है. अब यहाँ पर द मैन है तो वर इंजर्ड नहीं आएगा क्योंकि मैन सिंगुलर है, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है. द मैन हैज इंजर्ड भी नहीं आएगा, परफेक्ट है. was injured या is injured, तो the man as well as his wife and children was injured in the accident, पास्ट में जाएगा, राइट. चलिए, अब हो गए हमारे 2022 के MCQs भी खत्म, PYQs खत्म. अब आते हैं 23 पे बिना टाइम वेस्ट किए. अब आगे चलेंगे इंग्लिश के MCQs PYQs 2023. यस, वर्क हार्ड लेस्ट यू डैश फेल. अब यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि मेहनत करो, ठीक है, जिससे कि तुम फेल ना हो जाओ, राइट. तो यहाँ पर हम उसकी बता रहे हैं कि उनको एक आइडिया दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं. और जब भी हम सजेशन देते हैं किसी को तो सजेशन वाले केस में हम हमेशा शुड का यूज करते हैं. ध्यान रखिएगा, जब भी हम किसी को सजेस्ट कर रहे हैं कुछ तो इन द केस ऑफ सजेशन वी विल यूज शुड. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शुड. वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल. चलिए नेक्स्ट, बी केयरफुल डैश वट यू डू, कि जो भी तुम करोगे, ठीक है, उसके लिए केयरफुल रहना, ठीक है. तो उसके साथ तो नहीं आएगा, उसके द्वारा भी नहीं आएगा. उसके द्वारा केयरफुल रहना, बाय मतलब द्वारा, इन उसमें केयरफुल रहना, जो भी तुम काम कर रहे हो उसमें केयरफुल, ठीक है. तो ये हो सकता है, राइट. तो बी केयरफुल इन व्हाट यू डू. द पैसिव ऑफ हु टीचेस यू इंग्लिश. अब जैसे इंटेरोगेटिव की बात कर रहे हैं तो पैसिव में क्या है कि मैंने बताया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रिप्लेस कर जाते हैं, राइट. तो लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं इंटेरोगेटिव की तो हम स्टार्टिंग में क्या लगा देते हैं, बाय हुम, ठीक है. और यहाँ पर यू है, ठीक है, तो यहाँ पर होना चाहिए आर यू टॉट इंग्लिश और फिर होना चाहिए क्वेश्चन मार्क, राइट. बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश. तो अब यहाँ पर हमें चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है. बाय हुम यू आर टॉट इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है. गाइज इसमें चारों ऑप्शंस मतलब कुछ गड़बड़ आ गई है, इसमें गलत है. बट करेक्ट ऑप्शन विल बी बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश. यानी कि इस ऑप्शन में अगर आर इधर आ जाए और यू इधर आ जाए और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाए तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. ओके, चलिए नेक्स्ट, द इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ ही सैड टू मी डू यू नो मी, ठीक है. इसका इनडायरेक्ट नरेशन बताना है कि उसने मुझसे पूछा कि क्या वो मुझे जानता है, ठीक है, कि क्या मैं उसे जानती हूँ, सॉरी, कि ही सेड टू मी, ओके, डू यू नो मी. तो अब इसका हमें इनडायरेक्ट बनाना है
अब पहली बात तो इसमें आज आ जाएगा या फिर इंक्वायर्ड आ सकता है, राइट। अब ये भी बात ध्यान से सुन लो, जब भी हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन हो और क्वेश्चन जो है वो नॉन WH या HW वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर व्हाट नहीं है, वेयर नहीं है, हाउ नहीं है, यानी कि नो WH और HW वर्ड्स हैं, तो इन केसेस में हम इफ या वेदर का यूज करते हैं, इफ या फिर वेदर का यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ही जैसे कि यहाँ पर वेदर है, यहाँ पर डैट और इफ एक साथ था, तो डैट का तो होना ही नहीं यूज, इफ या वेदर का ही होना, तो ये कैंसिल हो गया। ही सेड टू मी इफ आई न्यू हिम, अब यहाँ पे सेड टू है, सेड टू हमेशा चेंज होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में सेड टू विल ऑलवेज चेंज, तो ये भी नहीं होगा। ही इंक्वायर्ड इफ आई नो हिम, ये भी हो सकता है। ही आस्क्ड मी वेदर आई न्यू हिम, ये भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, दोनों ऑप्शन सही हैं इसके। द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग, एफिडेविट, एफिडेविट की करेक्ट स्पेलिंग भाई AFFIDAVIT, यही वाला होगा, ठीक है, AFFIDAVIT। चलिए, द एंटोनिम ऑफ द वर्ड सैपियन, ठीक है, एंटोनिम मतलब उल्टा, ठीक है। अब देखो सैपियन का मतलब होता है, एक तरह से मैं बात करूं कि इंटेलिजेंट की तरह से मान लो एक, ठीक है, तो इसका उल्टा बताना है मुझे, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, वाइज तो नहीं होगा, ठीक है, सेफ भी नहीं होगा, वेस्टफुल तो पता नहीं क्यों दे रखा है, फुलिश। द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड फोरस्टॉल, फोरस्टॉल का क्या मतलब है बताइए, किसी को पता है, कैसे बताओगे, चलो मैं बताती हूँ। फोरस्टॉल का मतलब है, फोरस्टॉल का मतलब है कि किसी चीज को बचा कर रखना, यानी कि जैसे किसी चीज को कोई नुकसान होने वाला, उस चीज को पहले से ही उसके प्रिकॉशंस ले लेना या उसको बचा कर रखना, ठीक है। तो हमें यहाँ देखना होगा, अवॉइड नहीं है, फ्राइटन मतलब डरा हुआ होता है, डिसअपॉइंट मतलब डिसअपॉइंट होता है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन विल बी प्रिवेंट। चलो लास्ट, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, शी केम डैश द लाइब्रेरी, कि वो लाइब्रेरी के अंदर आती है, तो क्या लिखना चाहिए, शी केम इन द लाइब्रेरी, इनटू द लाइब्रेरी, एट द लाइब्रेरी, या फिर नन ऑफ दीज, ठीक है। तो वो लाइब्रेरी में आती है एट द लाइब्रेरी, इनटू मत करिए ना। चलो, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच कंप्लीट्स द गिवन स्टेटमेंट एंड चेंज इट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। चलिए, द टीचर सैड टू मी मे यू पास, अब ये डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है, अब मुझे इसको इनडायरेक्ट में करना है। द टीचर वॉन्टेड मी दैट आई माइट पास, द टीचर टोल्ड मी दैट आई माइट, ये तो पूरा ही नहीं है। द टीचर विश्ड मी दैट आई माइट पास एंड द टीचर विश्ड मी दैट आई माइट हैव पास्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये वाला पास्ड जो है, तो यहाँ पर होना चाहिए द टीचर विश्ड मी दैट आई माइट पास, ये वाला करेक्ट ऑप्शन। चलिए 2023 भी खत्म है, अब बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं 2024 MCQs की तरफ। तो इसमें देखेंगे पहला, मीनिंग ऑफ आर्चिपिलागो, आर्चिपिलागो का क्या मतलब होता है, इसका मतलब है कि ग्रुप ऑफ आइलैंड, जब बहुत सारे आइलैंड को हम एक साथ डिनोट करना चाहें किसी एक पर्टिकुलर वर्ड से, तो हम उसको आर्चिपिलागो बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ स्टडीज, ह्यूमन हिस्ट्री नहीं होगा, कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, नो, person who plans, design and oversees, a group of many island and the surrounding sea, this one is the correct option, okay। चलिए, choose the correct option to complete the following sentence, the school website explains how dash for admission, कि स्कूल वेबसाइट अच्छे से एक्सप्लेन करती है कि एडमिशंस को कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, तो हाउ टू अप्लाई फॉर द एडमिशंस। Third, choose the correct option to complete the following sentence. Margaret dash passed the exam. She has been studying very hard. कि इसमें हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि कोई लड़की है मार्गरेट, वो बहुत हार्ड वर्क कर रही है, तो अकॉर्डिंग टू अस वो एग्जाम में पास हो जाएगी, ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि वो एग्जाम में पास हो जाएगी, यानी कि फ्यूचर की बात है, हम कंफर्म नहीं कर सकते, क्या पता वो बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद भी फेल हो जाए, ठीक है, कुछ पता थोड़ी ना लगता है, बस हम ये देख पा रहे हैं कि वो पास हो जाएगी, है ना। तो मस्ट तो हो गया स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन कि वो पास होएगी, ऐसा होना ही है, बहुत जरूरी है, तो ये तो गलत हो गई बात, है ना।
अब शुड है सजेशन, तो हम सजेशन भी नहीं दे रहे हैं किसी को, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन वुड मतलब पास्ट में जाता है, तो मार्गरेट विल पास द एग्जाम। सिलेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, ही ट्रीटेड द न्यू एम्प्लॉय वेरी वेल। पैसिव फॉर्म बताना है, यानी कि न्यू एम्प्लॉय स्टार्टिंग में आ जाएगा, द न्यू एम्प्लॉय, तो ये हट गया भाई, क्योंकि द न्यू एम्प्लॉय स्टार्टिंग में जाना है, तो इन तीन ऑप्शंस में से कुछ हो सकता है। देन द न्यू एम्प्लॉय ट्रीटेड वेरी वेल हिमसेल्फ, नो, बाय का यूज नहीं है। द न्यू एम्प्लॉय वॉज बीइंग ट्रीटेड वेरी वेल बाय हिम, नहीं, क्योंकि यहाँ पर बीइंग है, बीइंग का यूज हम कब करते हैं, जब वर्ब में आईएनजी लगा होता है, बट यहाँ तो कोई ट्रीटेड में वर्ब में आईएनजी नहीं है ना, तो बीइंग का यूज क्यों होगा। नेक्स्ट, द न्यू एम्प्लॉय वॉज ट्रीटेड वेरी वेल, ये भी ठीक है, और अगर इसके बाद बाय हिम भी लिखा होता तो वो भी ठीक होता, राइट। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। कभी कभी हम क्या करते हैं, जो हमारी सब्जेक्ट होता है स्टार्टिंग में लिखा हुआ होता है, उसको हम हाइड भी कर देते हैं, तो भी वो हमारा करेक्ट माना जाता है। Choose the correct option to complete the following sentence. He could not study further dash financial constraint. कि वो आगे पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया या आगे वो नहीं कर पा रहा पढ़ाई because of, यानी कि किसकी वजह से, एक कोई कंडीशन है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसको, राइट, तो because of financial constraint। और इसमें हम देखो आउट ऑफ और ऑन टॉप ऑफ तो नहीं हो सकता है, इसमें हम owing to भी कर सकते हैं। owing to मतलब क्या होता है, किसी को कुछ ओ करना है, यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी से उधार लिया हो तो उसको वो पे करना है कि आई ओ यू दिस, है ना, कोई भी चीज हो गई तो कोई चीज पेंडिंग रहना, है ना, तो इसमें ओइंग टू भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी पेंडिंग फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से वो अपनी पढ़ाई को पूरी नहीं कर सकता। 6, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। एकोमोडेशन, एकोमोडेशन डबल एम है, ये नहीं होगा, डबल ओ है, ठीक है, एम ए है, एकोमोडेशन। चलो, एंटोनिम ऑफ प्रोहिबिटेड, एंटोनिम मतलब अपोजिट, प्रोहिबिटेड मतलब क्या होता है तो सबको पता होगा। प्रोहिबिटेड मतलब किसी चीज को, जो चीज वहां पर अलाउड नहीं है, ठीक है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। तो हैम्पर्ड, इम्पेडेड, फैसिलिटेटेड या फिर इलीगल। देखो इलीगल और प्रोहिबिटेड सेम चीज है, लेकिन यहाँ पे सिनोनिम नहीं पूछा है, ठीक है। अगर सिनोनिम पूछा होता तो हम यहाँ पर इलीगल को करेक्ट कंसीडर कर लेते, बट यहाँ पर एंटोनिम यानी कि अपोजिट पूछा गया है, तो यहाँ पर फैसिलिटेटेड का मतलब होता है किसी चीज को सपोर्ट करना, राइट। तो प्रोहिबिटेड मतलब किसी चीज को स्ट्रिक्टली मना करना, और फैसिलिटेटेड मतलब सपोर्ट करना, तो ये हमारा इसका एंटोनिम हो सकता है। चलो, गिव सिनोनिम ऑफ द वर्ड प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब होता है बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज देना, या कोई बहुत ही सिंपलर या शॉर्ट फॉर्म में कोई बहुत अच्छी या इंपॉर्टेंट बात कह देना, राइट, तो वो प्रिसाइज कहलाता है। अब इसका सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग का वर्ड बताना है, तो मेटिकुलस, क्लोज, लूज। इम्प्रिसाइज तो नहीं होगा, लूज भी नहीं होगा, क्लोज भी नहीं होगा, मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब होता है कोई चीज जो कि बहुत मतलब डिटेल में बताई गई हो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बताई गई हो, उसका मतलब होता है मेटिकुलस। और जहां तक बात है प्रिसाइज की, तो ये भी सिमिलर उसके सेम ही है। चलिए, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब ये जिसने पढ़ ली है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वो बहुत आराम से सॉल्व कर देगा, ठीक है। आई डैश फ्रॉम माई सेल्फ ऑल माई लाइफ, यानी कि इसमें ING भी आना चाहिए, हैज हैव भी आना चाहिए, तो ये तो हटाओ, ING नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है, इन दोनों में से देखते हैं। अब आई जो है वो प्लूरल है, आई के साथ हैज लगता है या हैव लगता है, हैव लगेगा, तो आई हैव बीन एस्केपिंग फ्रॉम माई सेल्फ ऑल माई लाइफ। चलिए, लास्ट 2025 PYQs, बस अभी थकना नहीं है, थोड़े से और हैं, कर लेंगे, हो जाएगा, ओके। चलो नेक्स्ट, शी वॉज काइंड डैश टू ड्रॉप मी होम आफ्टर द मैच। तो वो बहुत ही काइंड थी, मतलब वो इतनी काइंड थी कि वो मुझे मैच के बाद होम ड्रॉप कर दे, ठीक है, होम ही करना है ना, हाँ, कि वो इतनी काइंड थी कि वो मुझे मैच के बाद अपने मेरे घर ड्रॉप कर दे। तो इसमें हम कौन सा यूज कर सकते हैं, इनफ टू, वेरी मच, अ लॉट ऑफ, तो इसमें आएगा इनफ। शी वॉज काइंड इनफ टू ड्रॉप मी एट होम। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड सिलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। अब इसमें भरना है,
रितेश एज वेल एज हिज ब्रदर, देखा आ गई ना एज वेल एज वाली बात, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। एज वेल एज में हम क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट एज वेल एज से पहले लगा हुआ होता है सिर्फ उसी को चेक करते हैं कि सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा। तो हमें दिख गया, देखो एज वेल एज के बाद वाला तो प्लूरल है क्योंकि ब्रदर्स हैं, इसको हमें कुछ नहीं करना, ब्रदर्स को हमें कुछ नहीं करना, हमें फोकस करना है रितेश पे, राइट। तो रितेश एज वेल एज हिज ब्रदर्स इज गोइंग ऑन एडवेंचर ट्रिप। हालांकि वो ब्रदर्स भी जा रहे हैं, प्लूरल हो गया, बट रूल है, फॉलो करना पड़ेगा। चलो, चूज द करेक्ट मॉडल। वी डैश रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, तो हमें अपने एल्डर्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वी मस्ट, या फिर वी ऑट टू। देखो अगर मैं इस चीज की बात करूं तो ये हम किसी को सजेशन में भी बोल सकते हैं कि तुम्हें अपने एल्डर्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, और किसी चीज़ को हम स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन में भी बोल सकते हैं कि हमें ये करना ही करना है। तो इसमें हम दोनों चीज़ यूज़ कर सकते हैं बिना भेदभाव किए, कि शुड भी आ जाए और मस्ट भी आ जाए, दोनों सही है। वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स या फिर वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। सो बोथ ए एंड बी इज आर करेक्ट ऑप्शन। चलिए, चूज द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। अब यहाँ पर क्या कर दिया इन्होंने, पैसिव वॉइस दे दी है, पैसिव से कन्वर्ट करके हमें एक्टिव में आना है, राइट। तो अब यहाँ पर देखना पड़ेगा, द गेट में काइंडली बी क्लोज, यानी कि जो काइंडली है ये हमें स्टार्टिंग में लगाना होगा, क्योंकि हमने क्या देखा था एक्टिव में कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट बाद में आया ना, बी क्लोज और काइंडली, तो ये सब चीजें स्टार्टिंग में आनी चाहिए, ठीक है। तो पहले तो देख लो काइंडली से स्टार्टिंग किसकी हो रही है, इसकी भी नहीं है, इसकी भी नहीं है, इन दोनों में से कोई करेक्ट ऑप्शन है। तो काइंडली क्लोज द गेट और काइंडली क्लोज्ड द गेट, अगर वो ऑलरेडी क्लोज्ड है तो भाई हम उसको कहेंगे ही क्यों कि गेट क्लोज कर दो, राइट। तो हमें अगर किसी को कुछ कहना है तो हम कहेंगे ना कि काइंडली गेट क्लोज कर दीजिए। अगर यहाँ पर क्लोज्ड यूज है यानी कि वो ऑलरेडी क्लोज्ड है, और जब वो ऑलरेडी क्लोज्ड है तो उसके लिए हम काइंडली का क्यों यूज कर रहे हैं, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी काइंडली क्लोज द गेट। चलो, लुक एट दोज पीपल स्विमिंग डैश द रिवर, ठीक है। स्विमिंग इन द रिवर, ऑन द रिवर, बाय द रिवर, एट द रिवर, इतना तो आप कर सकते हो भाई, ये तो इजी वाला आ गया। लुक एट दोज पीपल स्विमिंग इन द रिवर। चलो, चूज द ऑप्शन विद द करेक्ट स्पेलिंग। लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग, इसको लेफ्टिनेंट बोलते हैं, ल्यूटिनेंट कोई ना समझे, राइट, लेफ्टिनेंट होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर लेफ्टिनेंट की करेक्ट स्पेलिंग है दिस वन। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट इन मीनिंग टू ब्रिस्क। ब्रिस्क का क्या मीनिंग होता है, अपोजिट यानी कि एंटोनिम। ब्रिस्क का मीनिंग होता है जो बिल्कुल मतलब इंटेलिजेंट, अच्छा खासा तगड़ा, ठीक है, जो एकदम एवर रेडी किसी भी काम को करने के लिए, राइट। तो ये बताना है हमें इसका अपोजिट। तो एक्साइटिंग तो उसी वैसा ही हो गया, ब्रिस्क जैसा मीनिंग हो गया इसका। लिव, ये भी वैसे ही होगा, लाइवली। इंटरेस्टिंग भी वैसे ही हो गया। स्लगिश, स्लगिश का मतलब होता है लेजी, स्लगिश मीन्स लेजी। दिस विल बी आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इग्नोमिनियस। इग्नोमिनियस, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है यानी कि जिसमें वो स्पार्क ना हो, मतलब बड़ा बुझा बुझा सा कुछ, समझ रहे हो ना। तो इसमें हम क्या ले सकते हैं, रेस्पेक्टेबल नहीं हो सकता, सेम मीनिंग देखना है, राइट, सिनोनिम देखना है। ग्रेशियस, ये तो अपोजिट हो गया इसका, राइट। एस्टिमेबल भी नहीं होगा, इनग्लोरियस हो सकता है, मतलब जिसमें वो स्पार्क नहीं है, जिसमें वो ग्लोरी नहीं है, इनग्लोरियस, ओके। चलिए, व्हाट इज द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तेंदुलकर हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours बिफोर ही वॉज रन आउट। तो हमें बताना है इसमें क्या कि टेंस कौन सा होगा, ओके। तो अब यहाँ पर फॉर आ गया, फॉर में मैंने बताया था क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ये कौन सा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा ये हमें पता लगेगा हैज या हैव देख के। तो हैज हैव में हमने देखा कि यहाँ पर हैड यूज हो रहा है, यानी कि कौन सा हो गया, पास्ट। तो यहाँ पर आ गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये फॉर और सिंस वाला थीम में समझा चुकी हूँ ऑलरेडी, जो मेरी प्रेजेंट वाली वीडियो है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमने देखा था कि जो फॉर है वो हम क्यों यूज करते हैं, सिंस हम क्यों यूज करते हैं। सिंस यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ओके। चलिए,
इसी के साथ हमारे आज के PYQs खत्म होते हैं। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई, बहुत सारे पिछले क्वेश्चंस मिल गए, बहुत सारे आइडियाज़ मिल गए कि किस तरह के क्वेश्चन आगे बन के आ सकते हैं, राइट। तो इसी के साथ हमारी और भी वीडियोज़ आएंगी, और भी PYQs देखेंगे और टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।